Hello students, today our topic is societal ethics, and in this lecture we are going to discuss about some concept related to societal ethics. So our first point is Information Technology Act 2000. What is Information Technology 2000 and what is the need of Information Technology Act 2000? Actually the Information Technology Act 2000 or ITA 2000 or IT Act was notified on the October 17, 2000. तो October 17, 2000 में से नोटिफाइड किया गया। और जहाँ तक इसकी ऑब्जेक्टिव की बात है तो ये लॉ आपका डील करता है साइबर क्राइम के साथ और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो इंडिया में थे उस समय। तो अक्टूबर 17, 2000 तक आपका ये हो चुका था कि आपका इंटरनेट यूज़ होने लगा था और लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू ट्रांजेक्शन करने लगे थे और साथ ही साथ साइबर क्राइम भी काफ़ी ज़्यादा होने लगे थे। तो उसके लिए एक लॉ की रिक्वायरमेंट थी, जो ऐसा लॉ जो साइबर क्राइम को प्रिवेंट कर सके और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को आपको एक लीगल रिकग्निशन प्रोवाइड कर सकें। तो ये आपका एक लॉ आया अक्टूबर 17, 2000 में। वैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बोला जाता है क्योंकि 2000 में आया था ये। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? फर्स्ट वन, ग्रांट लीगल रिकग्निशन टू ऑल ट्रांजेक्शन बाय इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ डेटा और ई कॉमर्स। तो जो भी कुछ हम ई कॉमर्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब है हम किसी भी डिजिटल डिवाइस के थ्रू अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कोई भी लेन देन कर रहे हैं, कमर्शियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो फिर वो ई कॉमर्स के अंदर आएगा। तो उन सभी को एक लीगल रिकग्निशन प्रोवाइड करना इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था। सेकेंड था काम द लीगल रिकग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द ऑल द ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन। तो जब हम ये ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें डिजिटली आपका एक ऑथेंटिकेशन देना होता है जिसको हम डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर के को भी आपका एक लीगल रिकग्निशन प्रोवाइड कराने का काम आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ने किया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में कुछ और पॉइंट्स भी थे जो या हम ये कहें कि उसके कुछ और ऑब्जेक्टिव भी थे। जैसे ये फैसिलिटेट करता है कि इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स को फैसिलिटेट करता है कि हम इलेक्ट्रॉनिकली हम डॉक्यूमेंट्स को फिल कर सकते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज और डिपार्टमेंट से रिलेटेड। तो आज की डेट में तो ये बहुत कॉमन है, लेकिन 2000 तक ये ऐसा नहीं था। तो 2000 में ये जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आया तो उस समय जो इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये कॉन्सेप्ट उतना इंट्रोड्यूस नहीं था। तो उसको बढ़ाने के लिए जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वहाँ ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ने इसको आगे बढ़ाया इस चीज़ को। और जितने भी फॉर्म्स थे उससे रिलेटेड, गवर्नमेंट एजेंसी से रिलेटेड या डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उसको फिल किया जाने लगा इलेक्ट्रॉनिकली। सेकंड था इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डेटा को बढ़ावा देने के लिए भी था इसमें कि हम क्लाउड स्टोरेज का यूज़ करके डेटा को स्टोर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली और हम इंटरनेट पर स्टोर कर सकते हैं। तो उस तरीके से भी था। और हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं और उसको सेफ भी रख सकते हैं। तो ये आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का भी एक मेन पॉइंट था। नेक्स्ट था गिव लीगल सेक्शंस एंड ऑल्सो फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र भी उस समय होने लगा था। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र का मतलब है कि हम कहीं से भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू, मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैंक से अमाउंट निकाल सकते हैं, बैंक से अमाउंट सेंड कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन को, कोई भी एक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कोई भी हम आइटम परचेज़ कर सकते हैं। और ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे जिनके बीच में फ़ंड ट्रांसफ़र होने लगा, तो इनको एक लीगल बेस प्रोवाइड कराने का काम आपका IT एक्ट 2000 ने किया। और लास्ट पॉइंट है इसका ग्रांट लीगल रिकग्निशन टू द बैंकर्स अंडर द एविडेंस एक्ट 1891 एंड द रिजर्व बैंक्स ऑफ इंडिया एक्ट 1934 फॉर कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो अभी इसमें ये था कि जितने भी बैंक्स के आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करने के लिए भी आपका एक एक्ट की ज़रूरत थी, ठीक है, जिसने इसको बढ़ावा दिया, इनक्रेज किया या फैसिलिटी प्रोवाइड कराई। तो ये IT एक्ट 2000 के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया। IT एक्ट 2000 ने ये आपका इंश्योर किया कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉनिक चैनल के थ्रू लीगली वैलिड हो। ओके। और इसने साथ ही साथ डिजिटल सिग्नेचर का जो कॉन्सेप्ट है इसको लीगल रिकग्निशन प्रोवाइड कराया। साथ ही साथ IT एक्ट 2000 का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये भी था कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं और डिजिटल सिग्नेचर होते हैं वो सही तरीके से प्रॉपर वे में सेफ रह सकें
और प्रॉपर प्लेस पर अपना उनको हम स्टोर कर सकें। तो ये कुछ और पॉइंट्स थे। साथ ही ये भी है इसके अंदर कि इसमें अगर आपको अपील करनी है तो आपका ये प्रोविज़न भी प्रोवाइड कराया गया है आपका। इसके लिए इसमें अमेंडमेंट किया गया है इसके अंदर बाद में 2008 एक्ट भी आया। लेकिन इसमें आपके अगर साथ कोई फ्रॉड होता है इलेक्ट्रॉनिकली और कुछ आपका साथ कुछ ऐसा होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन आपके साथ चीटिंग होती है, तो उसके लिए अपील करने का भी प्रोविज़न था इस एक्ट के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट है आपका द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल इज पॉसिबल ओनली द हाई कोर्ट। तो इसमें जो अपील के का जो था वो सिर्फ हाई कोर्ट में आपकी अपील रजिस्टर्ड हो सकती है आपकी। और इसमें ये था कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, ठीक है, ही आपके पब्लिक प्लेस पर सर्च कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, अगर आईटी एक्ट 2000 में अगर कोई भी किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी पकड़ी जाती है तो द सीनियर पुलिस ऑफिसर एंड द अदर ऑफिसर्स कैन एंटर एनी पब्लिक प्लेस एंड सर्च एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। तो अगर ऐसा लगता है कि कोई साइबर क्राइम हुआ है तो फिर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर पब्लिक प्लेस पर सर्च कर सकता है और बिना किसी वारंट के अरेस्ट भी कर सकता है। तो अपील का भी प्रोविज़न था इसके अंदर, अगर कोई किसी तरह का फ्रॉड हो जाता है तो। साथ साथ एक पुलिस ऑफिसर्स को ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी, फैसिलिटी कहाँ है हम, या ये राइट प्रोवाइड कराया गया था कि पब्लिक प्लेस पर सर्च कर सकते हैं अगर किसी साइबर क्राइम के बारे में उनको पता है या वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और वो विदाउट एनी वारंट वो अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये भी कुछ इसके मेन फीचर्स थे। और जैसे मैंने अभी बताया कि बाद में कुछ इसमें और अमेंडमेंट किए गए और ये फिर आपका 2008 एक्ट आया। तो 2000 में ही अमेंडमेंट करके बाद में द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2008 इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था अक्टूबर 27 2019 से ये आपका इसका स्टार्ट हुआ, मेन रोल इसका स्टार्ट हुआ। और इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे जो अमेंडमेंट्स इसलिए किए गए क्योंकि 2000 में जो आपका बेसिक आईटी एक्ट बना था उसमें कुछ कमियां थी, और बाद में जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होते गए तो कुछ और प्रॉब्लम्स भी आने लगी, तो उनको भी ज़रूरत महसूस की जाने के लिए कि इसको भी कैटेगराइज किया जाए, इसको भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर लाया जाए। जैसे एक कॉन्सेप्ट था डिजिटल सिग्नेचर का। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या है? डिजिटल सिग्नेचर एक टेक्निक है जो वैलिडेट करती है, ठीक है, एक डिजिटल मैसेज और डॉक्यूमेंट को कानूनी एक तरीके से हम कह रहे हैं कि उसे एक बेस प्रोवाइड कराती है कि वो लीगली करेक्ट है या नहीं, एक डॉक्यूमेंट आपको जो डिजिटल फॉर्म में है। नेक्स्ट है आपका वैलिड डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड द श्योरिटी टू द रेसिपिएंट दैट द मैसेज वाज जनरेटेड बाय नोन सेंडर सच दैट द सेंडर कैन नॉट डिनाई हैविंग सेंड द मैसेज। इस बात की श्योरिटी करता है कि किसी ने अगर मैसेज भेजा है तो वो डिनाई नहीं कर सकता कि ये मैसेज चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली उसने उसने नहीं भेजा है। तो इस बात की एक श्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। और डिजिटल सिग्नेचर ये आपका इंश्योर करता है कि किसी पर्सन ने अगर कोई मैसेज भेजा है आपका तो ये मैसेज उसी के ज़रिए भेजा गया है, ऐसा नहीं कि किसी और ने उस मैसेज को जनरेट कर दिया है। तो इसके लिए भी डिजिटल सिग्नेचर का जो कॉन्सेप्ट था वो उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के अंदर लाया गया। नेक्स्ट था डिजिटल सिग्नेचर आर मोस्टली यूज फॉर द सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड अदर केस वेयर देयर इज अ रिस्क ऑफ फॉर्जेसी। तो यहाँ डिजिटल सिग्नेचर का जो कॉन्सेप्ट था जो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में यूज़ होता है और काफ़ी अदर केसेस में यूज़ होता है, यहाँ पर ये आपको डर लगा रहता है कि कोई डिनाई कर सकता है आपको और इससे मना कर सकता है कि ये उसका काम नहीं है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए आपका आईटी एक्ट 2008 को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में ई डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो लीगल रिकग्निशन प्रोवाइड कराते हैं डॉक्यूमेंट्स का, तो वो भी आपका 2008 एक्ट का पार्ट थे। इसके साथ साथ इसमें ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ का भी प्रोविज़न किया गया। तो इसमें आपका मैक्सिमम पेनल्टी जो थी आपकी टू फॉर एनी डैमेज ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम विद फाइन अप टू ₹1 करोड़। तो 1 करोड़ रुपये तक का फ़ाइन था इसमें। और इसके साथ साथ कुछ और एक्ट को भी अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, जैसे द इंडियन पिनल कोड 1860
द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ये भी सब आईटी एक्ट के साथ साथ अलाइन किए गए। तो ये आईटी एक्ट 2000 के बारे में था। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो अक्सर ये पूछा जाता है एग्जाम में आईटी एक्ट 2000 के मेन फीचर्स और आईटी एक्ट 2008। तो चलिए अब बात करते हैं एक और टॉपिक की, हैकर एंड क्रैकर। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि हैकर और क्रैकर में क्या डिफरेंस होता है। ऑलमोस्ट दोनों टर्म सेम ही है और आजकल हैकर वर्ड ज़्यादा पॉपुलर है। क्रैकर को भी हैकर ही बोला जाता है। तो हैकर कौन होते हैं पर्सन और ये क्या काम करते हैं और हैकर क्रैकर से किस तरह से अलग है, इसको हमें समझना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, hacker is a person who is interested in the working of any computer operating system. Most often hackers are the programmers. Hackers obtain advanced knowledge of the operating system and programming language, and they may know various security holes within system and the reason for such holes. And as far as cracker is concerned, a cracker is a person who breaks into other people's systems with malicious intentions. Crackers gain unauthorized access, destroy important data, stop service providing by the server, or basically cause problem for their target. Crackers can easily be identified because their actions are malicious. तो देखिए, जहाँ तक इनका पर्पस की बात है तो दोनों का पर्पस टोटली डिफरेंट रहता है और इन दोनों को हम अगर हैकर और क्रैकर को अगर हम डिफ्रेंशिएट करना भी चाहें तो इनके पर्पस के बिहाफ पर ही हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। जो क्रैकर्स होते हैं बेसिकली वो मैलिशियस इंटेंशंस होती हैं। हैकर्स की मैलिशियस इंटेंशन नहीं होती। दोनों का ही काम आपका कोड को ब्रेक करना होता है, अनऑथराइज एक्सेस दोनों का होता है। लेकिन जो हैकर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो लूप होल्स फाइंड आउट करने का होता है किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम्स में। लेकिन जो क्रैकर्स होते हैं वो मैलिशियस इंटेंशन होती है उनकी। उनका जो मेन पर्पस होता है वो अनऑथराइज एक्सेस के साथ साथ डेटा को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है सर्वर के द्वारा उसे रोक देना और जो अपना टारगेट है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना। तो ये मैलिशियस इंटेंशंस होती हैं क्रैकर्स की, जबकि हैकर्स की मैलिशियस इंटेंशन नहीं होती। हैकर एक पर्सन होता है जिसको प्रोग्रामिंग की अच्छी खासी नॉलेज होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अच्छी नॉलेज होती है और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, अगर वो अनऑथराइज एक्सेस कर भी रहा है तो मेन जो ऑब्जेक्टिव उस सिस्टम्स के सिक्योरिटी सिस्टम्स के लूप होल्स को फाइंड आउट करना होता है ताकि इनको दूर किया जा सके। तो काफ़ी जो बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं वो इनवाइट करती हैं हैकर्स को कि उनके सिक्योरिटी सिस्टम्स के या उनके सॉफ्टवेयर्स के जो लूप होल्स हैं उनको फाइंड आउट किया जा सके। हैकर्स को इनवाइट करती हैं, हैकर्स देखते हैं, उसे लीगली देखते हैं, चेक करते हैं और उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो मीन्स वो सिस्टम आपका सेफ एंड सिक्योर है। लेकिन जो क्रैकर्स होते हैं वो अपने पर्सनल गेन के लिए आपके डेटा को डेटा को नुकसान पहुंचाते हैं किसी दूसरे पर्सन के। तो मैलिशियस इंटेंशंस होती हैं क्रैकर्स की। ये बेसिक डिफरेंस होता है हैकर और क्रैकर में। सेकंड, आपका जो डिफरेंस पॉइंट दे रखा है वो है आपका हैकर्स कॉन्स्टेंटली सीक फर्दर नॉलेज, शेयर व्हाट दे हैव डिस्कवर्ड एंड दे नेवर हैव इंटेंशन अबाउट द डैमेजिंग और स्टीलिंग डेटा। जो हैकर्स होते हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो नॉलेज गेन करना भी होता है आपका, और वो हमेशा ये देखते रहते हैं कुछ ना कुछ नया करना या नया सोचना, कुछ फाइंड आउट करना। ये उनका एक तरीके से काम करने का तरीका होता है। तो वो जो भी कुछ डिस्कवर करते हैं उसको शेयर करते हैं। अगर उन्होंने कुछ ऐसा मिला है उनको तो वो उसको शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ। और ना उनकी कोई इंटेंशन डेटा को डैमेज करने की होती है ना ही डेटा स्टील करने की होती है। तो इनकी इंटेंशन भी बहुत क्लियर होती है। जबकि अगर हम क्रैकर की बात करें तो दे हैव द इंटेंशन अबाउट द डैमेजिंग और स्टीलिंग डेटा। तो उनकी इंटेंशन क्लियर होती है कि वो डेटा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, डैमेज करना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हैकर के बारे में, दे डज नॉट वर्क अगेंस्ट द लॉ एंड क्रैकर्स दे वर्क अगेंस्ट लॉ। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये मैंने पहले ही बताया आपको। मैलिशियस इंटेंशन से ऑब्वियसली वो लॉ के अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं क्रैकर, जबकि हैकर्स लॉ के अगेंस्ट काम नहीं करते, ठीक है। वो आपके कभी लॉ के अगेंस्ट काम नहीं करते। उनका जो काम करने का तरीका है वो सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए या सिस्टम्स के लूप होल्स को फाइंड आउट करने के लिए होता है। जबकि क्रैकर की मैलिशियस इंटेंशन होती है। जब वो किसी सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करते हैं तो उनका मकसद उसको नुकसान पहुंचाना होता है किसी न किसी पर्सन को तरीके से, किसी भी गलत तरीके से, ठीक है। डेटा चुराने के बाद या कुछ और दूसरी तरीके से, जैसे मान लीजिए कि बैंक कोई फ्रॉड हो गया, आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया, किसी के अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए, तो वो आपका कि क्रैकर का काम होगा, ये हैकर का काम नहीं होगा। हैकर का बेसिकली जो वर्क होता है वो नॉलेज गेन करने का होता है और अपने जो डिस्कवर करता है, जो भी लूप होल्स डिस्कवर करता है, जो भी उसे मिलता है उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करता है
तो ये बेसिक डिफरेंस होता है हैकर और क्रैकर में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लास्ट पॉइंट, दे आर ऑलवेज फाइंड वीक पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन वेबसाइट इज सिक्योर इट। तो हैकर्स जो होते हैं उनका काम जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं सिस्टम्स होते हैं उनके जो वीक पॉइंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाइड करना होता है ताकि उनको सेफ और सिक्योर किया जा सके। क्योंकि अगर जो क्रैकर होंगे अगर तो वो आसानी से किसी भी सॉफ्टवेयर को हैक कर सकते हैं, ठीक है, और नुकसान पहुंचा सकते हैं किसी भी पर्सन को आपका इंटरनेट के थ्रू हैक करके डेटा को। तो इसके लिए जो हैकर्स होते हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि जो पर्टिकुलर वेबसाइट है या पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वो कितनी सिक्योर है। तो ये बेसिक वर्क होता है हैकर का। और जहाँ तक क्रैकर की बात है, दे हैव ऑलवेज बैड इंटेंशन वेन एवर दे वर्क। तो वो हमेशा काम ही उनकी इंटेंशन ही हमेशा गलत होती है। अगर वो किसी वेबसाइट को हैक कर रहे हैं तो उनकी इंटेंशन गलत होगी। हैकर की इंटेंशन वेबसाइट को हैक करने की ये होगी कि उसके लूप होल्स को फाइंड आउट करना है और बता देना है कि इसमें ये कमियां हैं, इनको दूर कर लिए जाए तो ये वेबसाइट हैक नहीं हो सकती। जबकि क्रैकर होगा वो किसी वेबसाइट को हैक ही इस इंटेंशन के साथ करेगा कि इसको किसी को नुकसान पहुंचाना है। तो ये बेसिकली डिफरेंस रहता है हैकर्स और क्रैकर्स में। आई थिंक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब बात करते हैं कुछ साइबर क्राइम्स की। तो ये डिफरेंट टाइप्स के साइबर क्राइम्स थे, ठीक है। आप इनमें से काफ़ी साइबर क्राइम्स को जानते होंगे, समझते होंगे, बेसिक नॉलेज होगी आपके पास, मुझे उम्मीद है। कुछ हैं, चलिए हम उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सलामी अटैक। तो इसमें क्या है आपका, ये एक सीरीज़ होती है माइनर अटैक्स की, ठीक है, जो आपका एक लार्ज अटैक में कन्वर्ट जिसको हम कर सकते हैं या की जाती है। मतलब माइनर अटैक्स एक लार्ज अटैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक रिजल्ट जो उसका होता है वो एक लार्ज अटैक का होता है। और कंप्यूटर जो होता है आपका वो आमतौर से इस तरह की सलामी अटैक्स जिसे हम बोलते हैं उसके लिए आइडियली सूट करता है। तो ये आपका सलामी अटैक की डेफिनेशन, सलामी स्लाइसिंग इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन सलामी अटैक इज अ सीरीज ऑफ माइनर अटैक्स that together result in a larger attack, and computers are ideally suited to automating this type of attack. ओके, तो एक ये आपका सलामी अटैक हो गया, एक स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अटैक बाद में एक लार्ज अटैक में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके नुकसान पहुंचाते हैं, इसको सलामी अटैक बोलते हैं। और ये साइबर क्राइम है। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइबर क्राइम से रिलेटेड, और टू टाइप्स के साइबर क्राइम्स होते हैं, टू बेसिक मेन इंपॉर्टेंट साइबर क्राइम्स होते हैं, एक होता है फिशिंग और एक होता है फार्मिंग। तो फिशिंग और फार्मिंग में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या डिफरेंस होता है फिशिंग और फार्मिंग में। तो दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन दोनों में एक थोड़ा सा अगर हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम समझ में आएगा कि डिफरेंस काफ़ी है इन दोनों के अंदर। तो चलिए बात करते हैं डिफरेंस की वन बाई वन। द फिशिंग अटैकर ट्राइज टू फाइंड द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ यूजर्स बाय द मीन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इलीगली, ठीक है, and it is an attempt to scam people once at a time via email or the instant messages, and it is an electronic mail fraud. It is a type of the fraud in which an attacker tricks the victims into providing personal information by email or message. तो सबसे पहले फ़िशिंग की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर हम समझ में आएगा तो दोनों को हम आसानी से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। फ़िशिंग में होता क्या है कि जो आपका अटैकर होता है वो एक ईमेल के थ्रू जनरली एक मेल सेंड करता है, और मेल के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करता है आपके किसी पर्सन के थ्रू, किसी भी पर्सन से, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक मैसेज आया, और ये मैसेज ये आया कि आपको पर्टिकुलर सपोज 1 लाख या 2 लाख रुपीज़ की लॉटरी लगी है, और अगर आप अपनी बैंक डिटेल सेंड कर देंगे तो हम आपके ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आपसे डिटेल मांगी जाएगी, तो डिटेल मांगी जाएगी बैंक अकाउंट की, और हो सकता है उसके साथ डिटेल ये भी मांग ली जाए कि आप अपनी पिन कोड की डिटेल या और पर्सनल डिटेल्स भी दे दीजिए, आधार कार्ड की डिटेल दे दीजिए, ठीक है, या अपना जो अपना ई बैंकिंग करते हैं उसकी आईडी बता दीजिए। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है, और इसमें जो आपका पर्सन होता है वो उस में आके उस मैसेज को लीगल समझ के, वैलिड समझ के उसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुद से खुद अपने से दे देता है वो। तो इसमें कहीं किसी भी तरीके का आपको कुछ फोर्सफुली नहीं होता है। इसमें जो आपका पर्सन होता है, जो आपका जिसके साथ ये फ्रॉड होता है फिशिंग का,
वो अपनी इन्फॉर्मेशन खुद से दे देता है अपनी। तो ये फिशिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए 4th पॉइंट में यही लिखा हुआ है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्रॉड इन विच एन अटैकर ट्रिक्स द विक्टम्स इनटू प्रोवाइडिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाय ईमेल और मैसेज। ठीक है, तो वो जो विक्टिम होता है तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन को सेंड कर देता है ईमेल के थ्रू, जनरल ईमेल के थ्रू या किसी मैसेज के थ्रू। तो ये फिशिंग में होता है ऐसा। और ये इलेक्ट्रॉनिक मेल फ्रॉड माना जाता है, क्योंकि एक मेल आया, मेल के मैं आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दिया किसी ने, और किसी ने उसका एक तरीके से उसका उस इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से यूज़ कर लिया। मान लीजिए आपकी बैंक की डिटेल मालूम है, तो उस बैंक की डिटेल से आपके अकाउंट से हो सकता है कि कुछ मनी डिटेक्ट हो जाए या कंप्लीट मनी ही डिटेक्ट हो जाए, कुछ ना बचे उसके अंदर। तो ये चीज़ें होती हैं इसके साथ, फिशिंग के साथ। तो ये एक स्कैम होता है जिसमें आपका एक ईमेल या इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तो ये बात ये रही। और इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है अटैकर का, वो रहता है कि जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है यूज़र की, उसको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू हासिल किया जा सके। और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है, जो हम जनरली दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, तो उस इन्फॉर्मेशन को लिया जा सकता है। तो ये फिशिंग का कॉन्सेप्ट है। जहाँ तक फार्मिंग की बात है, तो देखिए फार्मिंग में भी आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो फार्मिंग इज अ मोर एडवांस टेक्निक टू गेट द यूजर क्रेडेंशियल बाय मेकिंग एफर्ट टू एंटरिंग यूजर्स इनटू द वेबसाइट। It simply redirects traffic from one website to a different identical looking website or steal information. It is similar to nature of the email phishing, and it is a scam and seeks to obtain personal and private information through domain spoofing. अब देखिए फिशिंग और स्पूफिंग दोनों में ही फ्रॉड होता है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। पहली बात तो एक फिशिंग जो होता है, एक हम ये कह सकते हैं कि ये एक लो लेवल का साइबर क्राइम है। लो लेवल का मतलब है इसके अंदर आपको बहुत कुछ ज़्यादा क्रिएटिव वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन फार्मिंग में ऐसा नहीं होता। फार्मिंग में आपका ये एक एडवांस टेक्निक है, फिशिंग से भी ज़्यादा एडवांस है। इसमें मेल नहीं भेजा जाता। इसमें क्या होता है कि एक फेक वेबसाइट की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपके पास एक लिंक आएगा, आपको ये लगेगा कि ये लिंक ठीक है, करेक्ट है, और ये आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, और लिंक पर क्लिक करने के बाद वो कहीं और ही रीडायरेक्ट कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको सब कुछ ऐसा लगेगा कि ये वेबसाइट ठीक है, करेक्ट है, और वहाँ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपके लिए कुछ ऐसा मेल आया, इसमें ये कहा गया कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, और ये नीचे लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके अपना अकाउंट जो है, अपना जो पासवर्ड है उसे रीसेट कर सकते हैं। इस तरह का मैसेज आया। आपने कहा चलिए ठीक है, आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अब आपने उस पर लिंक पर क्लिक किया। लिंक पर क्लिक किया तो आपको पता लगा कि बैंक की वो पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन हो गई है। आपने जब देखा बैंक की वेबसाइट ओपन होगी, तो आपने अपनी डिटेल फिल कर दी वहाँ पर। लेकिन जिस बैंक की वेबसाइट पर आपने क्लिक किया, जिस पर आपने ओपन किया, वो एक्चुअल उस बैंक की वेबसाइट नहीं होगी, वो एक फेक वेबसाइट होगी जो ओरिजिनल की तरह दिखती रही होगी आपको, ठीक है। तो ये एक एडवांस लेवल का एक फ्रॉड होता है आपका, या एक साइबर क्राइम होता है आपका। तो फिशिंग से तो काफ़ी एडवांस है। तो इसमें आपका एक फर्स्ट पॉइंट यही है, फार्मिंग इज अ मोर एडवांस टेक्निक टू गेट द यूजर क्रेडेंशियल बाय मेकिंग एफर्ट टू एंटरिंग यूजर्स इनटू द वेबसाइट। तो यूज़र को वेबसाइट तक ले जाया जाता है, और यूज़र वहाँ उस वेबसाइट पर जाके अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। तो यहाँ पर फिशिंग में तो अपने से अपने से इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन फार्मिंग में उसे पता ही नहीं होता कि वो फेक वेबसाइट के ऊपर फेक वेबसाइट के थ्रू उसने अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दिया। इसलिए कहा भी जाता है कि कभी किसी बैंक की तरफ से लिंक अगर आता है आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने का, तो आप शेयर ना करें। और किसी भी वेबसाइट को अगर आपको ओपन करना है, तो उसका कंप्लीट यूआरएल टाइप करें, उसके बाद ही उसे ओपन करें। डायरेक्ट किसी लिंक पर क्लिक करके ओपन ना करें। तो ये बताया भी जाता है साइबर क्राइम से बचने के लिए, ठीक है। तो अब ये क्या काम करता है, इट सिंपली रिडायरेक्ट ट्रैफिक फ्रॉम वन वेबसाइट टू द डिफरेंट आइडेंटिकल लुकिंग वेबसाइट और स्टील इन्फॉर्मेशन। तो जो आइडेंटिकल लुकिंग वेबसाइट होंगी, जो देखने में उस जैसी लगेंगी, वहाँ पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, और रीडायरेक्ट करने के बाद आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपकी ले ली जाती है, स्टील कर ली जाती है, आपकी चुरा ली जाएगी आपकी। तो ये ईमेल फिशिंग की तरह ही है, लेकिन बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ ईमेल फिशिंग में हम अपनी इन्फॉर्मेशन खुद से अपने आप से दे देते हैं। फार्मिंग में अपनी से इन्फॉर्मेशन नहीं देते, बल्कि एक फ्रॉड होता है जिसमें हमको ऐसा लगता है कि एक वेबसाइट है जो किसी दूसरी वेबसाइट की तरह दिखती रही होगी, और हम उसे ओरिजिनल वेबसाइट समझ कर उस पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर कर देते हैं, और उससे एक साइबर क्राइम होता है। तो ये आपका फिर फार्मिंग ही कहलाएगा। तो इट इज़ ए स्कैम, ये स्कैम एक तरीके से, ठीक है, धोखाधड़ी का मामला है ये आपका। और इसका जो मकसद है, इट सीक्स टू ऑब्टेन अ पर्सनल इन द प्राइवेट इन्फॉर्मेशन थ्रू डोमेन स्पूफिंग। तो डोमेन स्पूफिंग का कॉन्सेप्ट चलिए आगे पढ़ते हैं अभी। देखिए आगे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं फिशिंग के बारे में, फार्मिंग के बारे में। इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू इनिशिएट एंड आइडेंटिफाई।
and it involves a fraudulent email containing a link to a website seeking personal details from the user. It uses mail. तो फिशिंग के बारे में तो ये 2-3 बातें मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। पहला तो ये कि ये आसान है फिशिंग, अगर फार्मिंग के कंपैरिजन में करें तो, और इसे आइडेंटिफाई करना भी आसान है, आप आसानी से पता भी लगा सकते हैं। फार्मिंग में अक्सर पता नहीं चलता है आपको, लेकिन फिशिंग में अच्छी तरीके से पता चल जाता है, क्लियरली पता चल जाता है। तो ये फ्रॉडलेंट ईमेल के थ्रू, एक ईमेल आएगा जो फ्रॉड होगा, जिसमें एक लिंक दे रखा होगा किसी वेबसाइट का, पर्सनल डिटेल से भरने के लिए बोला जाएगा, और ये आमतौर से ईमेल के थ्रू ही होता है फिशिंग। लेकिन जहाँ तक हम फार्मिंग की बात करें, ये काफ़ी मुश्किल है इसे इम्प्लीमेंट करना, और आइडेंटिफाई करना भी बड़ा मुश्किल है इसको, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट ओपन होती है डायरेक्ट, और वहाँ वेबसाइट के थ्रू ही आप ट्रांजेक्शन करते हो आप। तो इट पॉइजन द DNS सर्वर, रिडायरेक्ट द यूज़र टू ए डिफरेंट वेबसाइट एंड इट यूजेज वेबसाइट। तो ये DNS सर्वर का यूज़ करता है, ठीक है, डोमेन स्पूफिंग का यूज़ करता है आपका। और इसमें क्या होता है कि आपको लगेगा ये कि वेबसाइट वही है, लेजिटिमेट है, ठीक है, लेकिन वो वेबसाइट एक फ्रॉड वेबसाइट होगी, तो आपको कहीं दूसरी जगह रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, DNS सर्वर के थ्रू। और ये वेबसाइट के थ्रू होता है, जबकि आपका जो फिशिंग होता है वो ईमेल के थ्रू होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था फिशिंग और फार्मिंग। तो आई थिंक अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम इसको कंपैरिजन करें, और इसका अगर हम 2 या 3 पॉइंट्स के अंदर इसको समराइज़ करना चाहें, तो हम इससे कह सकते हैं कि फ़िशिंग और फार्मिंग दोनों साइबर क्राइम में फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो सिमिलरिटी है। लेकिन जहाँ तक डिफरेंस की बात रही, तो फ़िशिंग आपका ईमेल के थ्रू होता है, जबकि फार्मिंग आपका वेबसाइट के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है। आपका फार्मिंग कहीं एक मोर एडवांस टेक्निक है एज़ कम्पेयर टू फिशिंग, जहाँ रीडायरेक्ट कर दिया जाता है आपको किसी फेक वेबसाइट की तरफ, लिंक सेंड किया जाता है और आप वहाँ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट डिफरेंस रहता है फिशिंग और फार्मिंग के अंदर। ये देखिए डायग्राम आपको बताएगा, ये क्लियर डायग्राम इंडिकेट कर रहा है, ये अटैकर है आपका, और ये अटैकर DNS सर्वर, डोमेन नेम सर्वर के थ्रू आपको, यानी यूज़र को रीडायरेक्ट कर देगा फेक वेबसाइट की तरफ। ये आपका लेजिटिमेट वेबसाइट होगी, आप यहाँ पर तभी जा सकते हैं, यूज़र तभी जा सकता है जब ये आपका इस URL को ब्राउज़र में आपका कम्प्लीटली आप टाइप करें तो भी जा सकता है। अगर आप किसी लिंक के थ्रू जा रहे हैं तो वो DNS सर्वर के थ्रू हो सकता है फेक वेबसाइट की तरफ आपको भेज दिया जाए, और वहाँ पर आप एक बार फेक वेबसाइट पर चले गए तो वहाँ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अगर आपने शेयर कर दिया तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फार्मिंग। तो DNS सर्वर के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है ये आपका, ठीक है। तो देखने में आपको ऐसा लगेगा कि वेबसाइट का डोमेन नेम सेम है, तो ये वेबसाइट भी सेम होगी, नेम भी सेम है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो एक आपकी फेक वेबसाइट होती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था फिशिंग एंड फार्मिंग का। तो देखिए एक बार पॉइंट फिर से देख लेते हैं फार्मिंग के। फार्मिंग इज अ मोर एडवांस टेक्निक टू गेट द यूजर क्रेडेंशियल्स बाय मेकिंग एफर्ट्स to entering the users into the website. In other words, it misdirects users to a fake website that appears to be official, and victim gives their personal information by fault. बाई फॉल्ट, गलती से वो अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि उनके साथ एक साइबर क्राइम हुआ है। इन्फॉर्मिंग फेक वेबसाइट, स्टार्टिंग बाद में तो पता चल ही जाएगा ऑब्वियसली, पहले तो पता नहीं चलेगा कि ये वेबसाइट फेक है या ओरिजिनल है। तो इसलिए बताया जाता है कि कभी भी इस तरह से डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आप किसी वेबसाइट को, खासतौर से जो जहाँ आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगी जाए, उसको आप ओपन ना करें। इन्फॉर्मिंग फेक वेबसाइट इज क्रिएटेड विच appears to be official, and users then access the website and request is popped up regarding username and password and other credentials। तो एक वेबसाइट होगी जहाँ आप अपनी यूज़र नेम, पासवर्ड, इस तरह की इन्फॉर्मेशन को अगर शेयर कर देंगे तो फिर आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये फिशिंग और फार्मिंग का कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ तक डोमेन एंड सर्वर की बात है, DNS की बात है, कि अभी मैंने बताया कि DNS को भी समझना थोड़ा ज़रूरी है, बार बार इसका इसमें जिक्र हो रहा है। तो DNS सर्वर आर द इंटरनेट इक्विवेलेंट ऑफ ए फ़ोन बुक। तो अगर हम DNS सर्वर की बात करें तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इसको हम फ़ोन बुक से कंपेरिजन कर लें, इसको हम इंटरनेट की फ़ोन बुक मान सकते हैं, ठीक है। दे मेंटेन ए डायरेक्टरी ऑफ डोमेन नेम्स एंड ट्रांसलेट देम इनटू इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो ये एक डायरेक्टरी मेंटेन करते हैं डोमेन नेम्स की, और उनको इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में कन्वर्ट कर देते हैं। This is necessary because although domain names are easy to people to remember, computer और मशीन एक्सेस वेबसाइट बेस्ड ऑन IP एड्रेस। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो डोमेन नेम होते हैं, हालांकि लोगों को याद करना उसको काफ़ी आसान होता है, लेकिन जो मशीन्स होती हैं, कंप्यूटर होते हैं, वो वेबसाइट को IP एड्रेस के थ्रू ही एक्सेस करते हैं। तो ये डोमिनेंस सर्वर के बारे में था कुछ पॉइंट्स। आई होप अभी आपको ये समझ में आया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और होपफुली वो लास्ट वीडियो होगा सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स का। ये सिलेबस का लास्ट पार्ट ही चल रहा है इस समय। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।